जरा एक पल के लिए सोचिए। हम्म। एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल का एक विशेष वार्ड है जहां ऐसे अपराधियों को रखा गया है जो मानसिक रूप से बेहद खतरनाक है। बाप रे, ऐसे वार्ड में तो काम करना भी मतलब बहुत डरावना होगा। बिल्कुल। माहौल इतना भयानक और तनावपूर्ण है कि अस्पताल का स्टाफ वहां काम करने से डरता है। नर्सें और वार्ड बॉय जब उन गलियारों से गुजरते हैं ना तो अपनी पीठ दीवार से सटाकर चलते हैं ताकि कोई पीछे से हमला ना कर दे। स्टाफ हर दिन छुट्टी लेता है। कई लोग तो नौकरी ही छोड़कर चले जाते हैं। मरीजों को हर वक्त जंजीरों में बांधकर या भारी दवाओं के नशे में रखा जाता है। और फिर वहां एक नया मनोवैज्ञानिक आता है, एक नया डॉक्टर। अच्छा, तो क्या वो आते ही कोई नई दवाई शुरू करता है? नहीं, यही तो सबसे अजीब बात है। वो डॉक्टर कुछ बहुत ही अलग करता है। वो किसी भी मरीज से नहीं मिलता, कोई दवाई नहीं लिखता, कोई आमने सामने थेरेपी सेशन नहीं लेता। बिना मिले इलाज, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, वो सिर्फ अपने ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठता है, उन खतरनाक मरीजों की फाइलें पढ़ता है और बस खुद पर काम करता है। वो अपने अंदर कुछ बदलाव करता है और देखते ही देखते मतलब कुछ ही महीनों के भीतर चमत्कार होने लगता है। वाकई? क्या बदलाव आते हैं? जो खतरनाक मरीज थे वे शांत होने लगते हैं, जिन्हें जंजीरों में बांधा गया था वे खुले में घूमने लगते हैं, जो भारी दवाओं पर थे उनकी दवाइयां बंद होने लगती हैं और अंततः वो पूरा वार्ड ही बंद करना पड़ता है क्योंकि सारे मरीज ठीक होकर घर जा चुके होते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। हाँ, और चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं क्योंकि आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय यही है। हम जो विटाली की बेहद मशहूर किताब जीरो लिमिट्स के विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की कहानी या कोई जादुई किस्सा नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये डॉक्टर इलिया कला ह्यू लेन की कहानी है, जिन्होंने हवाई के एक अस्पताल के पूरे वार्ड को ठीक कर दिया था। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि कैसे हमारी सफलता या हमारी समस्याएं और हमारे रिश्ते पूरी तरह से हमारे अंदर की दुनिया से संचालित होते हैं। सही कहा आपने। ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें ना तो हम लगातार बाहर की चीजों से लड़ रहे हैं। हम हमेशा बाहरी दोष ढूंढते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि अगर मेरी नौकरी बदल जाए, या अगर मेरा जीवन साथी बदल जाए, या अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो मेरी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। एकदम सही। हम लगातार अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीरो लिमिट्स हमें ये पहचानने में मदद करता है कि गाड़ी का जो हैंड ब्रेक है ना, वो हमने खुद ही अंदर से खींच रखा है। और जब तक वो हैंड ब्रेक नीचे नहीं होगा तब तक कोई भी बाहरी बदलाव काम नहीं करेगा। बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो चलिए इस कहानी पर वापस लौटते हैं क्योंकि ये बहुत ही हैरान करने वाली है। मतलब डॉक्टर लेन ने असल में किया क्या? अगर मैं उस वार्ड का इंचार्ज होता तो मेरा पहला कदम यही होता कि मैं मरीजों से मिलूं, उनकी काउंसलिंग करूं। एक आम इंसान यही सोचेगा ना। हाँ ना, बिना मरीजों से मिले उन्होंने उन्हें कैसे ठीक कर दिया? देखिए, यहीं पर जीरो लिमिट्स का पूरा दर्शन और हवाईयन जीवन शैली का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डॉक्टर लेन ने जो किया, उसे समझने के लिए हमें दुनिया को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से उलटना होगा। उलटना होगा मतलब कैसे? डॉक्टर लेन का मानना था कि जो कुछ भी हमारी दुनिया में हो रहा है ना, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो असल में बाहर है ही नहीं। बाहर नहीं है तो फिर कहाँ है? वो हमारे अंदर की पुरानी यादों और विचारों का बस एक रिप्ले है, एक तरह का प्लेबैक चल रहा है। जब वे मरीजों की फाइल पढ़ रहे थे तो वे मरीजों को बीमार या हिंसक रूप में नहीं देख रहे थे। अच्छा, तो वो क्या देख रहे थे? वे अपने अंदर के उस हिस्से को देख रहे थे, उस पुरानी याद या उस डेटा को देख रहे थे जिसने उस हिंसा और बीमारी को उनकी वास्तविकता में प्रकट होने दिया। मुझे ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब अगर मैं सड़क पर किसी परेशान या हिंसक इंसान को देख रहा हूं तो वो परेशानी उसमें नहीं मुझ में है। ये कैसे संभव है? देखिए, हवाईयन दर्शन में ना, जिसे इस किताब में बहुत अच्छे से समझाया गया है, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को दो हिस्सों में बांटा गया है। या तो हमारा दिमाग डेटा पर चल रहा होता है या फिर इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा पर। अच्छा, तो ये डेटा क्या है? डेटा का मतलब है हमारी पुरानी यादें, हमारी कंडीशनिंग, हमारे पुराने विश्वास और डर। ये वो चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अवचेतन मन में जमा होती आ रही हैं। मतलब हमारे सबकॉन्शियस में एक तरह का कचरा जमा है। बिल्कुल। ये डेटा लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है।
जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वो आज है, हम उसे अपने पुराने डेटा के चश्मे से देखते हैं। मुझे ये एक हाईटेक स्मार्टफोन की तरह लग रहा है। हाँ, कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार लेटेस्ट मॉडल का फोन है, लेकिन उसकी मेमोरी पुराने बेकार एप्स, करप्ट फाइल्स और वायरस से पूरी तरह फुल हो गई है। हाँ, फिर तो फोन हैंग होने लगेगा। बिल्कुल, फोन हैंग होने लगा है, कोई भी नया ऐप नहीं खुल रहा है, बैटरी तेजी से खत्म हो रही है और हम बाहर से स्क्रीन को बार बार पोंछ रहे हैं, बटन दबा रहे हैं कि यार ये फोन चल क्यों नहीं रहा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो क्या हमारा दिमाग और ये जो पुरानी यादें हैं, मतलब जो डेटा है, वो भी इन्हीं वायरस वाले ऐप्स की तरह काम कर रहा है? ये तुलना बहुत सटीक है, लेकिन इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना होगा। स्मार्टफोन में तो आपको पता होता है ना कि कौन सा ऐप क्रैश हो रहा है। हाँ, हम सेटिंग में जाते हैं और उसे डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल, अब बस अनइंस्टॉल दबा देते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि अवचेतन मन की कौन सी पुरानी याद या छिपा हुआ डर इस वक्त हमारी जिंदगी में दिक्कत पैदा कर रहा है। मतलब वो इतना गहराई में होता है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते। हाँ, वो बैकग्राउंड में इतनी गहराई में चल रहा होता है कि हमें सिर्फ उसका बाहरी असर दिखाई देता है, जैसे गुस्सा आ जाना, बीमारी हो जाना या आर्थिक तंगी। हम उस विशिष्ट फाइल को ढूंढ ही नहीं सकते। अच्छा, मतलब हम बस एक आम डिलीट बटन नहीं दबा सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डिलीट करना क्या है। बीमारी की जड़ क्या है, ये हमारे चेतन मन की पकड़ से बाहर है। एकदम सही। इसलिए हमें किसी एक खास ऐप को डिलीट करने के बजाय एक यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट की जरूरत होती है। यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट। हाँ, हमें उस प्रोग्रामिंग के स्तर पर जाके पूरी सफाई करनी होती है, बिना ये जाने कि असल में कौन सा डेटा डिलीट हो रहा है। और जब वो पुराना डेटा पूरी तरह साफ हो जाता है, तब इंसान उस जीरो स्टेट या शून्य की अवस्था में पहुंचता है। शून्य की अवस्था, जहां कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल, जहां कोई सीमा नहीं है, कोई पुराना कचरा नहीं है, बस असीमित संभावनाएं हैं। ये वाकई बहुत ही शक्तिशाली विचार है, लेकिन अब यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। अगर हम इस बात को मान लें कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अंदर के डेटा का परिणाम है, तो इसका एक बहुत ही भारी निष्कर्ष निकलता है। हाँ, और वो क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके लिए 100% मैं ही जिम्मेदार हूं। बिल्कुल। जीरो लिमिट्स की पूरी अवधारणा का सबसे अहम, सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे ज्यादा लोगों को चुभने वाला संदेश यही है: 100% जिम्मेदारी लेना। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि अगर कोई चीज आपके अनुभव में आई है, आपकी नजरों के सामने घटी है, तो उसे आपने ही वहां आमंत्रित किया है। मुझे यहाँ आपको रोकना होगा, क्योंकि ये बात सुनने में सच में बहुत अनुचित और अन्यायपूर्ण लग सकती है। मतलब चलिए इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए मैं सुबह अपने ऑफिस जा रहा हूँ। मैं अपनी लेन में बिल्कुल सही से गाड़ी चला रहा हूँ और अचानक कोई नशे में धुत ड्राइवर लाल बत्ती पार करके मेरी गाड़ी को टक्कर मार देता है। या मान लीजिए मैं ऑफिस में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा कोई सहकर्मी मेरी फाइल चुराकर बॉस के सामने अपना नाम लगा देता है, सारा श्रेय ले लेता है। तो क्या तब भी मैं ही 100% जिम्मेदार हूं? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब किसी और के अपराध का या किसी और के लालच का बोझ मैं अपने सिर क्यों लूं? ये तो पीड़ित को ही दोषी ठहराने वाली बात हो गई ना। यहाँ हमें जिम्मेदारी और दोष के बीच के बहुत ही बारीक फर्क को समझना होगा। ये दोनों एक चीजें नहीं हैं। अच्छा, तो इन दोनों में क्या फर्क है? जब आप कहते हैं कि ये मेरी गलती है, तो आप खुद को दोष दे रहे हैं। दोष हमेशा अतीत की ओर देखता है, इससे अपराध बोध पैदा होता है। गिल्ट महसूस होता है। हाँ, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं इस अनुभव के लिए 100% जिम्मेदार हूं, तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी दुनिया में जो कुछ भी है, उसे महसूस करने और उसे सुधारने की शक्ति आपके पास है। मतलब जिम्मेदारी लेना वर्तमान और भविष्य की ओर देखना है। बिल्कुल। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप परिस्थितियों के शिकायतकर्ता से बदलकर समाधानकर्ता बन जाते हैं। आप अपना कंट्रोल, अपनी शक्ति दूसरों के हाथों से वापस ले लेते हैं। तो अगर हम उस शराबी ड्राइवर वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने उस इंसान को अपनी गाड़ी में टक्कर मारने के लिए नहीं बुलाया। हाँ, बिल्कुल नहीं बुलाया।
लेकिन चूंकि वो घटना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, मेरी वास्तविकता में आ चुकी है, तो अब उससे कैसे निपटना है, मैं इस अनुभव से क्या सीखूंगा, ये पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है। क्या बात सिर्फ इतनी है? नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है। जो विटाले और डॉक्टर लेन इस बात को सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रखते। तो वे और गहराई में जाते हैं? हाँ, वे इससे एक कदम आगे आध्यात्मिक और ऊर्जा के स्तर पर जाते हैं। वे कहते हैं कि आपके अवचेतन मन में कोई ना कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा डेटा जरूर था जिसने उस परिस्थिति को, उस शराबी ड्राइवर को आपकी वास्तविकता में प्रकट होने का मौका दिया। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। आपको उस बाहरी इंसान को नहीं बदलना है, आपको उसके खिलाफ शिकायत नहीं करनी है। आपको अपने अंदर के उस हिस्से को साफ करना है जिसने उस अनुभव को जन्म दिया। जैसे डॉक्टर लेन के किया था उस अस्पताल में। बिल्कुल, उन्होंने अस्पताल के सिस्टम को नहीं कोसा, उन्होंने उन खतरनाक मरीजों को भी पागल नहीं कहा। उन्होंने बस पूरी जिम्मेदारी ली और अपने अंदर उस डेटा को साफ किया जो उनके और उन मरीजों के बीच साझा था। वाकई ये नजरिया तो इंसान को बेइंतहा ताकत दे देता है, क्योंकि मतलब अगर समस्या बाहर है, मान लीजिए अर्थव्यवस्था खराब है या मेरा बॉस खराब है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तब तो आप बस एक पीड़ित बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर समस्या का स्रोत मेरे ही अंदर मौजूद किसी डेटा में है, तो मेरे पास उसे बदलने का पूरा 100% कंट्रोल है। मैं बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी दुनिया बदल सकता हूँ। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको बेबसी के एहसास से निकालकर एक परम शक्ति की अवस्था में ले आता है। आप दुनिया या दूसरों के मोहताज नहीं रहते। लेकिन जैसा आपने कहा, ये असीमित ताकत आपको तभी मिलती है जब आप वो 100% जिम्मेदारी लेने का साहस दिखाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने ये साहस जुटा लिया। मैंने मान लिया कि मेरी जिंदगी की हर अच्छी बुरी चीज की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत अच्छी बात है। मैं शिकायतकर्ता से समाधानकर्ता बनना चाहता हूँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सफाई होगी कैसे? हम उस यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट बटन को असल में दबाएंगे कैसे? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। क्या इसके लिए हमें कोई लंबा ध्यान करना होगा या पहाड़ों पर जाना होगा? नहीं, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस किताब में जिस तकनीक का सबसे ज्यादा जिक्र है और जिसका इस्तेमाल डॉक्टर लेन ने उन मरीजों को ठीक करने के लिए किया था, वो एक बहुत ही प्राचीन हवाईयन हीलिंग विधि है। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसे होपोनोपोनो कहा जाता है। नाम थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बहुत ही सीधा है। इस पूरी तकनीक का सार सिर्फ 4 छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली वाक्यों में समाया हुआ है। सिर्फ 4 वाक्य? वो 4 वाक्य क्या है? वे वाक्य हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बस आपको इन 4 वाक्यों को अपने मन में दोहराना होता है। 1 मिनट, बस केवल ये 4 वाक्य? हाँ, बस यही 4 वाक्य। ईमानदारी से कहूं तो मुझे थोड़ी निराशा हो रही है। मतलब हम इतने गहरे ट्रॉमा, पीढ़ियों से चले आ रहे डर और जिंदगी की बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। और इसका समाधान सिर्फ 4 आम से वाक्य हैं। कोई भी तार्किक इंसान जब ये सुनेगा तो वो कहेगा कि यार सिर्फ आई एम सॉरी या थैंक यू बोलने से कोई बहुत खराब रिश्ता या कोई गंभीर आर्थिक संकट जादुई तरीके से कैसे ठीक हो सकता है? बिल्कुल। ये मुझे बहुत ही सतही और मतलब लगभग अंधविश्वास जैसा लग रहा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो ये प्रतिक्रिया बहुत ही आम है। अगर आप इन शब्दों को सिर्फ रोजमर्रा की बातचीत के नजरिए से देखेंगे तो ये सतही ही लगेगा। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हमें इसके पीछे काम करे उस गहरे तंत्र को समझना होगा जो होपोनोपोनो का आधार है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आप किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे होते हैं। मतलब अगर मेरा बॉस से झगड़ा हुआ है तो मुझे बॉस को जाके सॉरी नहीं बोलना है? बिल्कुल नहीं। आपको जाकर बॉस से आई एम सॉरी नहीं कहना है। तो हम माफी किससे मांग रहे हैं? खुद से? आप अपने भीतर मौजूद उस डेटा और उस परम शक्ति से संवाद कर रहे हैं। इसे आप ब्रह्मांड, ईश्वर या जीरो स्टेट कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हम अंदर बात कर रहे हैं। हाँ, इसे इस तरह गहराई से समझते हैं। जब आप कहते हैं कि आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी, तो आप दरअसल 100% जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप उस परम शक्ति से कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसने बाहरी दुनिया में इस झगड़े को पैदा किया। आप उस नकारात्मक डेटा को पनाह देने के लिए खेद जता रहे हैं। तो ये कोई आत्मग्लानि या खुद को कोसने वाली बात नहीं है। ये तो एक तरह की स्वीकारोक्ति है कि हाँ, वायरस मेरे ही सिस्टम में है। एकदम सही पकड़ा आपने। और बाकी के 2 वाक्य, थैंक यू और आई लव यू, ये क्या करते हैं? जब आप थैंक यू या धन्यवाद कहते हैं तो आप कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहे हैं कि उसने उस समस्या के रूप में आपको एक अवसर दिया
ताकि आप अपने अंदर छिपे उस पुराने कचरे को देख सकें। मतलब आप खुश हैं कि वो कचरा बाहर आ गया ताकि उसकी सफाई हो सके। बिल्कुल। और अंत में जब आप आई लव यू कहते हैं तो ये सबसे शक्तिशाली कदम होता है। जीरो लिमिट्स के अनुसार प्यार वो सर्वोच्च ऊर्जा है जो किसी भी रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा को शून्य में बदल देती है। वाकई। आई लव यू उस पुराने डेटा को मिटाकर उसे पूरी तरह से इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा में बदल देता है। ये पूरी प्रक्रिया आपके अंदर एक गहरी सफाई कर देती है। ये तो सच में एक एंटीवायरस स्कैन की तरह काम कर रहा है जो बैकग्राउंड में चल रहे वायरस को खत्म करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल है मेरे मन में, जैसा हमने तय किया था कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा वायरस चल रहा है। तो जब हम ये 4 वाक्य बोलते हैं तो क्या हमें उस समस्या, मान लीजिए किसी इंसान के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना होता है? नहीं, आपको किसी बाहरी चीज या इंसान पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। आपको सिर्फ उस भावना पर ध्यान देना है जो आप उस वक्त महसूस कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ भावना पर। हाँ, मान लीजिए आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या घबराहट हो रही है। आप ये विश्लेषण नहीं करते कि गुस्सा किस पर आ रहा है या क्यों आ रहा है। हम बस उस फीलिंग को पकड़ते हैं। बिल्कुल, आप बस अपने अंदर उठ रहे उस घबराहट को महसूस करते हैं और लगातार अपने मन में दोहराते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उस भावना के स्रोत की सफाई कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? जादू ये है कि जैसे ही वो भावना और उससे जुड़ा डेटा आपके अंदर से साफ होता है, बाहरी दुनिया की वो परिस्थिति भी खुद ब खुद बदलने लगती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम लगातार इस तकनीक का अभ्यास करते हैं, अपने अंदर की सफाई करते रहते हैं, तो इस पूरी यात्रा की अंतिम मंजिल क्या है? इंसान उसी अवस्था में पहुंचता है जिसका नाम इस किताब का शीर्षक है, जीरो लिमिट्स। शून्य की अवस्था। हाँ, जब अंदर का वो शोर शांत हो जाता है, जब पुरानी यादों का डेटा मिट जाता है, तो जो बचता है वो है पूरी तरह से वर्तमान का पल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या खुद पर भरोसा करना और वर्तमान में रहना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? मतलब क्या पुरानी यादों का साफ होना ही वर्तमान में जीने की असली कुंजी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आप खुद सोचिए, जब हम वर्तमान में नहीं होते तो हमारा दिमाग कहाँ होता है? या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं। बिल्कुल, हमारी पुरानी यादें और हमारा डेटा हमें अतीत के पछतावे में फंसाए रखते हैं कि काश मैंने वो नौकरी ले ली होती, और हमारे डर हमें भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखते हैं। कल मेरा क्या होगा, यही सोचते रहते हैं। इंसान या तो पीछे देख रहा होता है या आगे। डेटा हमेशा हमें समय के किसी और हिस्से में खींच लेता है। वो बस उस पल में नहीं होता जहां वो असल में सांस ले रहा है। एकदम सही। और जैसे ही आप ओहोपोनोपोनो के अभ्यास से उस पुराने कचरे को साफ करते हैं, तो वो आंतरिक शोर बंद हो जाता है। इंसान स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आ जाता है। मतलब उसे कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। बिल्कुल नहीं, ध्यान लगाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये सफाई का एक स्वाभाविक परिणाम है और उसी जीरो की स्थिति में आपको सच्ची प्रेरणा मिलती है। ये एक बहुत ही मुक्त करने वाला विचार है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये समझ आता है कि हमारी जिंदगी की हर रुकावट असल में हमारे ही अंदर चल रही एक पुरानी कैसेट है। हाँ, बस एक रिप्ले है। डॉक्टर लेन की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कैसे बिना किसी बाहरी बदलाव के सिर्फ अपने अंदर सफाई करके एक पूरी वास्तविकता को बदला जा सकता है। बिल्कुल बदला जा सकता है। अगर हम दुनिया से शिकायत करना छोड़ दें, अपनी 100% जिम्मेदारी लें और उन 4 वाक्यों के जरिए सफाई करते रहें, तो हम अपनी जिंदगी को असीमित संभावनाओं से भर सकते हैं। और सुनने वालों के लिए ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की किसी भी उलझन को सुलझाने की ताकत कहीं बाहर नहीं है। वो ताकत पूरी तरह से हमारे ही भीतर मौजूद है। बाहर चाहे जितना भी तूफान क्यों ना हो, आप हमेशा अपने अंदर सफाई का काम जारी रख सकते हैं। हाँ, हम हमेशा अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खुद नीचे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज के इस सफर को यहीं रोकें, मेरे मन में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा सवाल उठ रहा है। अच्छा, वो क्या है? हमने ये जाना कि इंसान की वास्तविकता उसके आंतरिक विचारों से बनती है और इस सफाई के बाद वो शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा जब दुनिया के 2 ऐसे लोग आपस में मिलें जो पूरी तरह से जीरो लिमिट्स की स्थिति में हों। अरे वाह, ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमारी सोच की हदों को पार कर जाता है। मतलब अगर उन दोनों के ही अंदर कोई पुराना डेटा नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ शुद्ध शून्य की अवस्था है, तो उनके बीच संवाद कैसा होगा? सोचने वाली बात है।
क्या उनके बीच किसी भी प्रकार के मतभेद, बहस या टकराव की गुंजाइश हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या वे एक दूसरे में सिर्फ अपना ही एक बिल्कुल साफ अक्स दिखेंगे? शायद यही वो अंतिम अवस्था है जिसकी ओर हम सबको बढ़ना चाहिए। यह एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वालों को खुद गहराई से मनन करना चाहिए। अगली बार जब भी आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो बाहरी दुनिया से लड़ने के बजाय एक बार खुद के भीतर जरूर झांकिएगा। बिल्कुल। उस हैंड ब्रेक को पहचानिए और बस मनी मन दोहराइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू।